प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 कृषि भौतिकी में प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करेंगे और साथ ही जानेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनाने के क्या नियम हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों को खींचने का नियम। किसी वस्तु का दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से कोई 2 नियम का प्रयोग हम कर सकते हैं। पहला नियम है हमारा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम देखते हैं कि आप ये देखिए, मुख्य अक्ष है पीसी, इसके समांतर आपतित प्रकाश किरण जब इससे टकराती है तो परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए है। दूसरा देखते हैं, मुख्य अक्ष हमारा ये है और आपतित प्रकाश की किरण ये है जो परावर्तन के पश्चात ऐसे मुड़ जाती है। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइनों से तो हमें पता चलता है कि ये मुख्य फोकस से आती हुई हमको प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण के लिए है। अब दूसरा नियम हम पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। चलिए इसका किरण आरेख हम खींचते हैं और देखते हैं। देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ये पीसी, ये जो है इसका मुख्य अक्ष है। तो आपतित प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो वह परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक तल पर अभिलंबवत पड़ती है। अभिलंबवत पड़ने का मतलब है कि वह 90 अंश से जाकर टकराती है। 90 अंश पे टकराने का अभिप्राय ये है कि आपतित प्रकाश अगर 90 अंश है तो परावर्तित किरण भी 90 अंश पे जाएगी, इसीलिए वह अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण के लिए देखें, उत्तल दर्पण है तो प्रकाश की किरण जब भी आती है, जिसे हम पीछे बढ़ाएं तो हमें पता चलता है कि ये क्या नाम है इसका, सी, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ से होकर जाती हुई दिख रही है, ये टकराने के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। नंबर 3 नियम हम देखते हैं, अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली या उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती थी वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती थी। और यहाँ पर ठीक उसी का उल्टा है कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है और परावर्तन के बाद वही मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए इसका किरण आरेख देखते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है और उसके बगल वाला हमारा उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पण हमको दिख रहे हैं। देखिए, ये आपतित प्रकाश की किरण है जो परावर्तन के बाद टकराती है और जो मुख्य फोकस से होकर टकराती है। टकराने के बाद परावर्तित होने पर यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी यही है कि आपतित प्रकाश की किरण यहाँ से टकराती है, अगर उसको पीछे बढ़ाएं तो ये पता चलता है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद यह भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक ना। चलिए आगे हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की दूरी विभिन्न 6 स्थितियों पर हो सकती है।
पहली है जब वस्तु अनंत पर हो। या आप इसका चित्र बना नहीं, हम चित्र आपको बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा अवतल दर्पण है और कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है। यह दर्पण का मुख्य अक्ष है। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण जब भी दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यहाँ से अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चली जाएंगी। तो जहाँ पर ये काट रही हैं एक दूसरे को, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। काटने की जगह पे कितना बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, बिल्कुल बिंदु के आकार का। तो वहाँ पे बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा, जब अनंत पर हो, अनंत की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा बिंदु के आकार का होता है। जहाँ पर आप वास्तविक शब्द लगाएंगे, वहीं साथ में जोड़ दीजिएगा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। ये होता है अवतल दर्पण के लिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसको मिटा देते हैं। हमारा दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। वक्रता केंद्र हमारा ये है और वक्रता केंद्र हमारा तो आप देख ही रहे हैं। वक्रता केंद्र हमारा ये है। चलिए देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र हमारा ये है, अनंत यहाँ पे कहीं होगा, इनके बीच कोई वस्तु रखी गई है, तो इससे प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या करना है? 2 नियम फॉलो करना है, जो हमने 3 नियम आपको ऊपर बताए हैं। तो पहली, प्रकाश किरण जो यहाँ से चलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा, एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी, जहाँ पर भी कहीं काटेंगी, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पे काट रही हैं, तो यहाँ से लेकर मुख्य अक्ष तक एक रेखा खींच दीजिए। यही हमारा ए बी वस्तु का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? देखिए, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो हमेशा उल्टा रहेगा, और ये डॉटेड लाइनों से दिखाया गया है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा होगा, और आकार में वस्तु से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि वस्तु देखिए अभी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब क्या है? थोड़ा सा उससे छोटा है। अब चलिए हम तीसरी स्थिति के बारे में जानते हैं। तीसरी स्थिति हमारी क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो। किरण आरेख से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। देखिएगा, ये हमारी ये भी वस्तु है। इससे चलने वाली 2 प्रकाश की किरणें निकाल दीजिए। पहली प्रकाश किरण जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण भी मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जहाँ पे भी काटती हैं, जिस बिंदु पर, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिल्कुल C पर ही बनता है, और आकार में वस्तु के एकदम बराबर होता है, और उल्टा और वास्तविक होता है। चलिए चौथी स्थिति देखिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस के बीच में हो। वक्रता केंद्र हमारा दिख रहा है, कहाँ पर है? ये C है वक्रता केंद्र, और फोकस F ये दिख रहा है। इन दोनों के बीच में वस्तु AB हमारी यही रखी गई है। तो अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 2 प्रकाश की किरणें निकाल दीजिए। पहली जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। दूसरी, जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जाती है, दर्पण से टकराती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ भी एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ए डैश बी डैश है, आकार में वस्तु से थोड़ा बड़ा है, और ये देखिए मुख्य अक्ष के नीचे है, तो उल्टा है और वास्तविक है, और आकार में वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बड़ा ही कहिएगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, आकार में वस्तु से बड़ा है। जब वस्तु फोकस F पर हो। अब देखिए, वस्तु फोकस F पर है,
तो इससे चलने वाली दो प्रकाश किरण निकालिए। एक तो जो प्रकाश की किरण दर्पण से जाती टकराती है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर वापस आ जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। इन दोनों को आगे पीछे बढ़ाएं तो पता चलता है कहाँ काट रही हैं, अनंत पे काटेंगी। कोई क्लियर नहीं है कहाँ पर काटेंगी, स्पष्ट नहीं है। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। हमने आपको बताया है कि वास्तविक शब्द के साथ उल्टा शब्द तुरंत जोड़ दीजिए। उल्टा कहाँ से बताएंगे? अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो हमेशा उल्टा ही बनेगा, ठीक जानिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा सिर्फ एक स्थिति में बनता है और वो अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, छठी स्थिति हमारी क्या है? जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच में हो। एफ हमारा यहाँ है और ध्रुव हमारा यहाँ है। इन दोनों के बीच में वस्तु हमारी ये भी रखी हुई है। तो परावर्तन के द्वारा हमने दो नियम लेके चलना है प्रतिबिंब बनाने के लिए। पहला नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। दूसरा है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण टकराती है, टकराने के बाद यहाँ से इसको ऐसे निकाल दीजिए। मुख्य फोकस से होकर तो जा नहीं सकती है, तो बल्कि इन दोनों प्रकाश की किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। बढ़ाने के मतलब दर्पण के पीछे का मतलब पालिश कर दी गई है, कलयुक्त है, तो पीछे तो बनेगा नहीं, सिर्फ आभास होगा हमको कि पीछे बन रहा है। तो डॉक्टर नाइलो द्वारा हमको पता चल रहा है कि पीछे बन रहा है। पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। जहाँ पे काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब ए बी, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनने वाला है, बन जाएगा डॉटेड लाइनों से। आकार देख लें तो वस्तु का आकार इस प्रतिबिंब के आकार से छोटा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा बनता है। बड़ा बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा है। सीधा होने का मतलब क्या है? आभासी है। सीधा के साथ आभासी शब्द आप तुरंत जोड़ दीजिए, सीधा और आभासी। वास्तविक रहेगा तो उल्टा, ठीक। आगे चलिए देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव कहते हैं अवतल दर्पण को और कॉन्वेक्स कहते हैं उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बहुत छोटा तथा दर्पण के पीछे बनता है। देखिए, आभासी के साथ आप सीधा शब्द जोड़ दीजिए। आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा और वस्तु छोटा रहेगा। अनंत पे कोई वस्तु रखी है, इसे चलने वाली प्रकाश किरण टकराती है और ऐसे घूम जाती है। ये भी जाती है, टकरा करके वापस आ जाती है। ये प्रकाश की किरण जाती है, अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। ये जो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ से घूम के निकल जा रही हैं, इनको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। मुख्य फोकस पर दोनों काट रही हैं, तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब जो बनेगा बहुत ही छोटा, बिंदुवत आकार का ही कह लीजिएगा, बहुत ही छोटा ही बनेगा। दूसरी स्थिति क्या है कि वस्तु के सामने, दर्पण के सामने वस्तु रखी है ए बी, और यहाँ से दो प्रकाश किरणें आप निकाल दीजिए। एक प्रकाश किरण जाती है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अपने ही मार्ग में वापस आ जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी, कहीं कहीं काट रही हैं, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनने वाला है और वह बन चुका है। फिर से देख लीजिएगा कहाँ बन रहा है, मिटा देता हूँ और देख लीजिएगा। देखिए, ए डैश बी डैश बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। सीधी बात जान लीजिएगा, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? मुख्य अक्ष के, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा रहता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे कहीं बन ही नहीं रहा है। मुख्य अक्ष के हमेशा नीचे बन रहा था तो उल्टा था और वास्तविक था। ऊपर बनेगा तो आभासी और सीधा रहेगा। आकार तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सही चित्र बनाएंगे तो डॉटेड लाइनों द्वारा जहाँ भी काटेगी दोनों लाइनें, दो रेखाओं को लेके चलना है। जो 3 नियम आपको शुरू में बताए गए थे प्रतिबिंबों को बनाने के लिए, उसमें से किसी 2 नियम को आप फॉलो करेंगे तो आप सही से प्रतिबिंब बना लेंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति द्वारा चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करते हैं और आपको बताते हैं कि चिन्ह परिपाटी द्वारा क्या क्या लेना है और कैसे लेना है, कब लेना है। दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, इसको आपको नोट्स भेजा गया था, आप यहाँ से लिख लिए होंगे। अगर लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो हम आपको बता रहे हैं। पहला नियम है, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण ऐसे बना लीजिएगा, प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से डालिएगा, तभी सही रहेगा। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से
मुख्य अक्ष के सापेक्ष मापी जाती हैं। जो मुख्य अक्ष हमारा होता है इसी के सापेक्ष, मतलब इसी के साथ ही सब दूरियां मापते हैं, आगे या पीछे। ये दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं, ऋणात्मक होती हैं। जैसे आपतित प्रकाश इधर है, ऐसे जा रही है, इसके साथ में अगर दूरी ऐसे कोई मापेंगे तो वह दूरी हमेशा ऋणात्मक नहीं होगी, क्या कहते हैं उसको, अगर विपरीत हम नापेंगे तो ऋणात्मक। और इसके साथ एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, देखिएगा जो दूरियां आपतित किरण अगर ऐसे है, ऐसे जा रही है, और अगर आप दूरी इधर से नापेंगे उल्टी दिशा में, तो उस दूरी को हमेशा क्या लेना है आपको, ऋणात्मक ले जाती है। ऋणात्मक लेने का मतलब माइनस में, आगे माइनस लिख देंगे। जैसे 15 सेंटीमीटर हो रहा है तो -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक। वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं, जैसे आपतित इधर जा रही प्रकाश किरण और इधर ही आपको नापना है दूरी, इस साइड ही, तो दूरियां हमेशा आपको धनात्मक लेना है, विपरीत जाएगा तो ऋणात्मक। और पांचवा नियम है, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां ऊंचाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक जबकि मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। दर्पण के ध्रुव जहाँ पे P लिखा होता है और वक्रता के C से होकर जो रेखा जाती है, इसको आगे पीछे बढ़ाएं तो यह दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई प्रतिबिंब है तो उसे धनात्मक मापेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे है तो ऋणात्मक मापेंगे। इधर भी अगर है यही नियम इधर भी लागू होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर तो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। ये निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है। ये 5 नियम थे, इनका आप अध्ययन कर लीजिएगा अच्छे से। अगली वीडियो हम आज नहीं बल्कि आपको कल देंगे, इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।